अगर ध्यान से देखिए इसको तो ये दोनों तरह का सेल होता है। जब हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं, जब इसे इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ कर रहे होते हैं, तब तो ये किस तरह से एक्ट करता है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट जब इसे हम चार्ज कर रहे होते हैं तब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह एक्ट करता है। ये दोनों तरह से काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा सिंपल वोल्टिक सेल। ये सेल्स बाद में आएंगे। एक सिंपल वे में हमको लेना है, सिंपल वोल्टिक सेल। कई बार इसे डेरियल सेल भी बोलेंगे, एक ही बात है। गैल्वेनिक सेल बोलेंगे, एक ही बात है। फर्क रेडॉक्स रिएक्शन का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो सिंपल वोल्टिक सेल अगर अपन ने लिया है डेनियल सेल के पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक कंटेनर अपने पास ये है और एक कंटेनर ये है। मैं आपको बाद में इसको बनाना सिखाऊंगा, बना के दिखाएंगे अपन इसको। ये दो कंटेनर हैं और इसमें एक इलेक्ट्रोड प्लेस करना है अपने को जिंक का, और एक इलेक्ट्रोड इसमें लगाना है कॉपर का। ये कॉपर, ये दो इलेक्ट्रोड हो गए। अब जो इलेक्ट्रोड जिस मेटल का है उसी मेटल का इनमें सॉल्ट लगाना, सॉल्ट डालना है। और कॉन्सेंट्रेशन जनरली अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 मोलर इसका ले लिया कॉन्सेंट्रेशन जिंक सल्फेट, और इसी तरीके से इसमें हमने ले लिया 1 मोलर कॉपर सल्फेट ले लिया। अब इनको कनेक्ट करना होगा हमें, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना चाहिए, आयंस का मूवमेंट। आयन का मूवमेंट तो इनके अलावा नहीं होगा, लेकिन हमें सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक इस तरह का ट्यूब लगाना पड़ेगा ऐसा। अगर हम इसमें एक वायर डाल दें, इस तरह से वायर डाल दें, तो भी सेल कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो जो उसका जो इफ़िशियंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। इतना करंट वो ड्रॉ नहीं करेगा जितना स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए जी। तो इस तरह का एक यू शेप ट्यूब इसमें डिप कर देंगे दोनों साइड में। इस ये ग्लास का या फाइबर का हो सकता है। इस ट्यूब में 3% KCl सॉल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स तो आपको डालना ही पड़ेंगे इसके अंदर। 3% इसको बोलेंगे सॉल्ट ब्रीच, सॉल्ट ब्रीच। इसके अंदर कॉटन प्लग लगा देते हैं और 3% KCl सॉल्यूशन विथ अगर एक आपने एलगी सुना होगा, एलगी से मिलता है अगर वो अगर जेली, अगर और 3% KCl सॉल्यूशन। KCl की जगह और भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन वही बात आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में KCl, और उसे हम यहाँ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास 2 टर्मिनल हो रहे हैं, ये 2 टर्मिनल, तो ये 2 टर्मिनल हमको कनेक्ट करना है इस तरीके से। ये यहाँ पर हम चाहें तो रियोस्टेट लगा सकते हैं, या फिर एक और गैल्वेनोमीटर और की गैल्वेनोमीटर RH। तो ये एक हमारा सिंपल सेटअप बना। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इसका एक पर्टिकुलर EMF होगा। अगर हम इस गैल्वेनोमीटर इसकी जगह कोई LED वगैरह लगा दें तो ग्लो कर जाएगी। तो ये हमारा बना सिंपल वोल्टिक सेल। अब स्टूडेंट इसकी रिएक्शंस हमें लिखनी होती है, इसके लिए नस्ट इक्वेशन सेटअप करनी होती है, और इस पर अलग अलग तरीके से, जैसे कि हम ऐसे अगर इसी केमिकल रिएक्शन को इन्वर्स करना चाहें, उल्टा करना चाहें, तो हमें क्या करना होगा, और बहुत सारी चीज़ें इसमें लेनी है, टर्मिनोलॉजी जितनी भी है सारी। अब रिएक्शन कैसे होती है इसमें, तो ये जो जिंक है ये होता है ऑक्सीडाइज, जिंक होता है ऑक्सीडाइज और कॉपर होता है रेड्यूस। इसमें हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी होती है, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अगर हमें याद है, पूरी नहीं, छोटी छोटी जो यूज़ होते हैं हमारे पास, फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमें याद है तो हम लोग बहुत इजीली इसकी नस्ट इक्वेशन सेटअप कर सकते हैं।
हम ये बता सकते हैं कि कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, किस कंटेनर में ऑक्सीडेशन होगा, किस कंटेनर में रिडक्शन होगा, ये सब चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके लिए बस आप एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए कि ना का बा मग अल जन फे पब ह कु अग अयु। अगर आप इस तरीके से याद रख लेते हैं, आपको याद रखना होगा, अगर आपको ये पता करना है कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है और रिडक्शन किस में हो रहा है, तो ऊपर वाला जो है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, नीचे वाला हमेशा रिड्यूस होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कंटेनर में ले रखे हैं जिंक और कॉपर, तो ऊपर वाला आ रहा है जिंक यानी ये ऑक्सीडाइज होगा, और नीचे वाला आ रहा है कॉपर यानी ये रिड्यूस होगा। अगर इसकी जगह मैं कॉपर और सिल्वर का सॉल्यूशन ले लेता तो सिल्वर क्या होगा, रिड्यूस होगा, और कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऊपर वाला हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, नीचे वाला रिड्यूस होगा। और ये सीरीज इतनी नहीं है, ये सीरीज इलेबोरेटेड है। तो इस सीरीज के को ध्यान में रखकर हम लोग ये सेटअप जमा सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, इस सेल के हमेशा दो पार्ट होंगे। अगर आप ड्रॉ करते हैं कॉपी पर, इसके हमेशा दो पार्ट होंगे। एक पार्ट आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहा है और एक पार्ट आपको राइट हैंड साइड पर दिख रहा है। अगर आप खुद सेल बनाना चाहते हैं इनमें से किसी को भी रखकर जनरली, तो आप लोग भी जब ड्रॉ करें तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि अभी जो मैंने बताया कि आप कोई दो पेयर लेना चाहते हैं। सपोज आपने सेलेक्ट किया एल्यूमिनियम और जिंक को, तो एल्यूमिनियम होगा ऑक्सीडाइज और जिंक क्या होगा, रिड्यूस। तो आपको हमेशा ऑक्सीडाइज होने वाले सब्सटेंस और उसके सॉल्यूशन को इधर लेना है। जिंक जैसे मैंने इधर रखा है, इस जगह आ जाएगा एल्यूमिनियम, और जब एल्यूमिनियम के साथ जिंक ले रहे हैं तो जिंक आएगा इधर की साइड। मतलब ऑक्सीडेशन हमेशा इस साइड में होगा। ये एक्चुअल में ये हमने कुछ वेल प्रिस्क्राइब मैनर में IUPAC के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को सेट किया है, तो हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एंड राइट रिडक्शन, ये, और फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स, तो ये इक्वेशंस बनाना बहुत आसान है। 10th लेवल पर भी स्टूडेंट पढ़ता है, 11th में भी पढ़ता है, हम तो 12th की पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं। तो ये हो गया लेफ्ट में ऑक्सीडेशन और राइट में रिडक्शन। अब इसकी सपोज जो मैंने सेल लिया है जिंक और कॉपर, जो पेयर मैंने लिया है, इसके लिए अगर हम लोग लिखें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिंक जो ऑक्सीडाइज होगा, तो जिंक के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2 होता है। जनरली इसकी ऑक्सीजन स्टेट नॉर्मल कंडीशन में ही जिंक की +2 ही होती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड की रिएक्शन। लेफ्ट साइड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होकर 2 इलेक्ट्रॉन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मोल से स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा। तो कहने का मतलब है कि इसने 2 ही क्यों करे और इसने 2 ही के इलेक्ट्रॉन निकाले और ये सब क्या है। तो सिंपल कंडीशन में आपको इन लोगों का चार्ज पता होना चाहिए। मतलब जैसे गोल्ड की बात करें तो अगर ऑरिक क्लोराइड की बात करें तो इसमें ये 3+ स्टेट में होता है, सिल्वर हमेशा 1+ स्टेट है। कॉपर की अगर बात करें तो +1 +2 स्टेट में होता है, हाइड्रोजन +1, और लेड की बात करें तो +2, आयरन की बात करें तो +2 +3, जिंक की बात करें तो ओनली +2, एल्यूमिनियम की बात करें +3। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसका चार्ज का नॉलेज होना चाहिए। तो जब भी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होंगे उतना चार्ज गेन करेंगे, उतना चार्ज रिलीज करेंगे। तो व्हेन 1 मोल ऑफ जिंक undergo oxidation, it loses 2 mole of electron and convert into Zn2 positive। ये हो गई इसकी इक्वेशन। अब ये यहाँ कैसे हुई, इसमें कैसे हुआ, ये जो जिंक का आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है इसमें से 1 मोल के साथ ये फिनोमेना हुआ। इसमें से 1 मोल जिंक आयंस में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में आ गए और ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिए। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से मूव करेंगे ऐसे,
अब अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से मूव करेंगे और इधर अगर जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करने की डायरेक्शन होगी। अब अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, करंट ऐसे निकलता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं और जो करंट होता है हमारा वो कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन हमने ले रखी है, तो प्लस इस डायरेक्शन में मूव किया। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जिंक है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाएगा हमेशा, या ऐसे याद रख सकते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, नेगेटिव। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये नेगेटिव हुआ, लेकिन ये नेगेटिव हुआ पर हम बोलते हैं एनोड पर होता है हमेशा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है हमेशा, एनोड पर। तो ये बना हमारा एनोड। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है कि ये एनोड जो है ये नेगेटिव क्यों है। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो जिंक है ये इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कॉपर से ज़्यादा है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। कॉपर जिंक के साथ रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है, जिंक जो है कॉपर के साथ ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, इसलिए ये एनोड है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ये पिक्चर आपको सेट करनी होगी। और राइट साइड पर जब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करके इस इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे तो यहाँ से Cu2+ आयन जो सॉल्यूशन के अंदर है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Cu2+ जो सॉल्यूशन के अंदर है ये वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज़ करके रिड्यूस हो जाएगा और ये हुआ रिडक्शन। और ये एनोड था, इसे क्या बोलेंगे, कैथोड। ये कैथोड है और ये क्या रिएक्शन हुई, रिडक्शन। अब अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन में सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन। इसको सम करना है आपको, कॉमन सारे कैंसिल आउट कर दीजिए। ये जिंक है, ये ऑक्सीडाइज होगा उधर जाकर और ये इधर कॉपर 2+ है, तो जिंक हो गया ऑक्सीडाइज और कॉपर हो गया रिड्यूस। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। अब जब हम बात कर रहे थे कि ये सेल है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इस सेल का क्या ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन स्टेब्लिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरा एक यहाँ जो पोटेंशियल है इसके लिए जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिएगा पोटेंशियल निकाल के रखे हुए हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आधे आधे के निकाल के रखें। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको जिंक का नज़र आएगा E0, जिंक के लिए -E0 -0.76 वोल्ट और कॉपर के लिए यही वैल्यू होगी पॉजिटिव में 0.34 वोल्ट। तो अगर इसका ओवरऑल ईएमएफ चेक किया जाए तो ओवरऑल ईएमएफ इस इक्वेशन से देंगे E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इस रिएक्शन को 50 तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। कैसे, E0 सेल E0 कैथोड। कैथोड का मतलब क्या हुआ जी, कैथोड है। ये कैथोड पर क्या बताया था मैंने, रिडक्शन होता है। E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन, या फिर रिडक्शन किस साइड में पड़ा है, राइट साइड में, तो आप लोग लिख सकते हैं E0 राइट साइड, मतलब ईएमएफ ऑफ राइट साइड राइट माइनस ईएमएफ ऑफ लेफ्ट। तो इस तरीके से आप लोग जब ये सेटअप लगाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी E0 इक्वल टू 0.34 प्लस
माइनस या माइनस है, माइनस ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस फिर वैल्यू 0.76 वोल्ट, दोनों का अगर सम लगाएंगे तो आपके पास आएगा 1.1 वोल्ट। मतलब नॉर्मल कंडीशन में या स्टैंडर्ड का साइन है E0, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हुआ कि आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर हो, रूम टेम्परेचर हो, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो, तब नॉर्मल कंडीशन हो गई। और इसमें ये जो सेल आपने सेटअप किया है इसका जो EMF होगा वो 1.1 वोल्ट होगा। इस तरीके से हम 1 बाय 1 हर एक सेल को पढ़ सकते हैं। और इसके लिए फिर एक और इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, नस्ट इक्वेशन, क्योंकि वो एक आउटर कंडीशन में लगाई हुई है। मतलब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें तो EMF पर क्या चेंज आएगा, उसके लिए हम फिर नस्ट इक्वेशन इसमें अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट डे अपन बात करेंगे इस पर।